कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। हेलो डियर माय स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं तो 2025 का सामाजिक विज्ञान का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, जो कि यही आपका छपने वाला है बोर्ड परीक्षा 11 मार्च को। वीडियो अंत तक देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, क्योंकि इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगी। पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ साथियों। इस प्रश्न को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि यह प्रश्न मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, 2025 का विज्ञान का पेपर है, जो कि कोड तुम्हारा यहाँ पर है। और यहाँ पर चलिए हम टाइम न गवाते हुए पेपर को दिखाते हैं। देखिए, आपने 3 पेपर तो दे लिया होगा, 3 से 4 पेपर। और क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, 3 घंटे 15 मिनट ये तुम्हारा क्या है, निर्देश पर, यानी कि पेपर 3 घंटे 15 मिनट का आता है। तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। पूर्णांक आपका 70 है और उसके सामने जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनका अंक क्या है, उनके सामने दिए गए हैं। और बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न जो कि तुम्हारा 20 नंबर का आता है। खंड अ में तुम्हारा क्या है, 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है और उसके सामने उसका नंबर दिया रहता है। तो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, पहला है कि दिए गए निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी OMR शीट पर लिखिए। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य है। आपके सामने ऑप्शन है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है साथियों, यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। दूसरा ऑप्शन है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। तीसरा ऑप्शन, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। अगला है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो फिलहाल साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। चलिए साथियों, दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है फिलहाल साथियों। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है, निजी संपत्ति का अभाव, या राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, या व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, या कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो उदारवाद से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, निजी संपत्ति का अभाव, जो कि उदारवाद का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है साथियों कि जलियांवाला बाग कांड में गोली किसने चलवाई, माउंटेबन यानी कि माउंटबेटन, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड इरविन, या जनरल डायर। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड में गोली चलवाई। अगला प्रश्न है साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। चौथा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी, हिटलर की थी, कि मुसोलिनी की थी, कि बिस्मार्क थी, कि महात्मा गांधी की थी। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका जो कि तुम्हारा किसका था, जर्मनी के एकीकरण में तुम्हारा बिस्मार्क का प्रमुख भूमिका था। अगला साथियों प्रश्न, साथियों देखिए, अब अगला प्रश्न चलते हैं हम 5वां प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न आपके सामने है साथियों कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1920 में, कि 1919 में, कि 1922 में, 1929 में। तो जो कि चौरी चौरा कांड तुम्हारा 1922 में हुआ था। तो फिलहाल साथियों 6वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर का प्रश्न है। 11 मार्च को यही छपने वाला है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, सामुदायिक सरकार, या गठबंधन सरकार, या संघीय सरकार, या एकात्मक शासन सरकार, मतलब एकात्मक शासन। तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा जो कि संघीय सरकार कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। अगला है प्रश्न 7वां नंबर साथियों कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है, राजभाषा, या क्षेत्रीय भाषा, या अल्पसंख्यकों की भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा हिंदी
जो कि एक राजभाषा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों 8वां नंबर प्रश्न है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, स्थानीय निकायों में या लोकसभा में या राज्यसभा में या प्रांतीय विधायिका में। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न साथियों, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? 1990 में, 2014 में, 2008 में, 2015 में। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति 2008 में हुई, इसका सही उत्तर। अगला साथियों प्रश्न है 10वां नंबर कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6 है या 7 है या 8 है या 9 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। साथियों अगला प्रश्न है 11 नंबर कि हरा सोना, यहाँ पर देखिए हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति या घास के मैदान या हरे पेड़ या सघन झाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हरा सोना, जो कि प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर देखिए जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95%, 96%, 97.5% या 98%। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 97.5%। अगला प्रश्न है साथियों 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर दिसंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। तो रबी के फसलों का बोने का समय तुम्हारा अक्टूबर दिसंबर होता है। जब गेहूं की बुआई होती है तो गेहूं की बुआई को ही हम रबी का फसल कहते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर साथियों क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी या पटसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट। अगला साथियों है प्रश्न, यहाँ पर देखिए कि 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या एल्युमिनियम उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है 16 नंबर साथियों, यहाँ पर देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में या मार्च 2005 में या जनवरी 2006 में या फरवरी 2005 में। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्च 2005 में। अगला साथियों प्रश्न क्या है? यहाँ पर देखिए कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1960 में। तो आर्थिक में उदारीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय या औसत आय या राष्ट्रीय विकास या उच्च विकास। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, इसका कहीं से न खोज के ज़रूर बताइए कमेंट में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। साथियों बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शिशु की मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर या 800 जीवित बच्चों पर या 500 जीवित बच्चों पर या 100 जीवित बच्चों पर। तो शिशु मृत्यु का अनुपात जो कि 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। तो चलिए फिलहाल साथियों हम खंड ब की तरफ चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको
उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्या दिया है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। यदि आपका 50 से 60 कमेंट हो जाएगा तब इस प्रश्न का उत्तर हम आपको एक वीडियो में दे देंगे। तो फिलहाल यदि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करा दीजिए। लगभग 50 से 60 कमेंट और लगभग 100 से 200 लाइक पहुंच जाएगा। उसके बाद में हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको फटाक से अपलोड कर देंगे। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला प्रश्न, यदि आप सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं तो कृपया आप इसे पढ़े हैं तो ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब पढ़ लें प्रश्न। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख करें। गरीबों और बेरोजगारी की बढ़ती लोकतंत्र की सफलता में बाधक स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्या है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें। अगला क्या प्रश्न है साथियों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। अथवा में क्या दिया है, यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। वनों की हानि से क्या आशय है, वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों को उल्लेख कीजिए। अथवा में क्या दिया है साथियों, अथवा में देख लीजिए, यहाँ पर अथवा में आपका दिया गया है कि भूमि संसाधन से आप क्या समझते हैं। भूमि संसाधन के किन 3 महत्व को बताइए। चलिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्न है। दूसरा कि उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, क्योंकि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न साथियों। देखिए इसी में अथवा में क्या दिया है। फिलहाल साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है साथियों, और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनाने में ज़्यादातर। ब्रिटेन वुड्स समझौता के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स ट्वीन किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए। संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छठवां प्रश्न, इसी में 7वां प्रश्न है। अथवा में थोड़ा सा दिया है एक प्रश्न, क्या दिया 8वां में साथियों, नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विविधताओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेश देशों को उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्या दिया, उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न साथियों, 8वां प्रश्न है कि भूमि किस प्रकार का एक आध्यात्मिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। अथवा में क्या दिया है, जैव विविधता क्या है। मैंने अथवा में इसलिए लिया है क्योंकि ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। मानचित्र में आ जाइए, मानचित्र आपको आएगा, यहाँ पर देख लीजिए। मानचित्र थोड़ा स्क्रॉल हो गया है, देख लीजिए यहाँ पर मानचित्र है। चलिए हम इसके निर्देश को पढ़ते हैं। दिए गए, यहाँ पर देखिए दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। एक आपको दर्शाना होगा, एक आपको मानचित्र में नहीं दर्शाना होगा। वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो फिलहाल इस प्रश्न को आप देख लीजिए। थोड़े से हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, नहीं तो आप वीडियो को रोक कर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया है, बार बार स्क्रॉल हो जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए। 9वां के खम, महाराष्ट्र की राजधानी का नगर का नाम लिखिए। बॉक्साइट उत्पादन के लिए क्षेत्र का नाम लिखिए। मैग्नीज उत्पादन के लिए क्षेत्र का नाम लिखिए। इस प्रदेश के एक 10 लाखी नगर का नाम लिखिए। तो इसको आपको क्या करना, देखिए केवल दृष्टि बाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में है। तो मतलब इसे आप मानचित्र में प्रयोग नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के एक समुद्री पतन बंदरगाह का नाम लिखिए, और इसे आपको मानचित्र में दर्शाना है चिन्ह के साथ। मानचित्र में जैसे आपको यहाँ पर देखिए एक टिक दिया है बिंदी, तो बिंदी के नाम से वहाँ से दर्शा सकते हैं महाराष्ट्र की राजधानी को। और बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र से इसे हम क्रॉस से, और इसे भी हम क्रॉस से दर्शा सकते हैं मैग्नीज वाला, और इसे वाई से दर्शा सकते हैं। और ये चिन्ह जो कि यहाँ पर, इसको आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस स्थान पर जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, अधिवेशन, ये सब तुम्हारे आपको नहीं करने हैं। क्या 9वां के क में जो दिया है पहला। तो इसी प्रकार आपको मानचित्र कर देना है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।